हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। आइए बच्चों, आज थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे हम पास्ट ईयर पेपर की। आज हम इस सेशन में क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम करने जा रहे हैं पास्ट ईयर पेपर। कौन से अटेम्प्ट का पेपर करने जा रहे हैं बच्चों? दिस इज नवंबर 2019 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आज हम इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं बच्चों। तो फटाफट से वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, पहले जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप में से किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट आ रहे हैं तो ये देखिए, ऊपर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा टेलीग्राम आईडी है एंड मेरा यूट्यूब चैनल है सीए ईशान गुप्ता। आप इसको जाके सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं वहां पे जाके मुझे बताइए। आपको कोई भी इस वीडियो के अंदर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि सर ये डाउट आ रहे हैं। मैं जरूर जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 फॉर नवंबर 2019 पेपर। ये रहा आप सबके सामने। आइए, तो जूम आउट ही करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम नवंबर 2019 अटेम्प्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन। आइए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं हम। A hotel is being run in hill station with 200 single rooms. The hotel offers concessional rates during 6 off-season months in a year. बच्चों, ये तो साफ साफ क्लियर सी बात दिख रही होगी आपको कि सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 2019। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग के चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ रखा है। आपको पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। उसका रीजन क्या बच्चों? वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि होटल की बात कर रहे हैं और होटल सर्विस सेक्टर के अंदर ही आ गया। तो होटल के अंदर बच्चों 200 सिंगल रूम्स हैं और 6 साल यहाँ पे आपका, सॉरी 6 महीने यहाँ पे ऑफ सीजन रहता है। तो बाकी 6 महीने क्या हो गया? सीजन। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। मतलब हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट का मतलब बच्चों ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ऑफ सीजन के दौरान हम 50% ऑफ द रूम रेंट चार्ज करते हैं। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। यानी कि सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट मार्जिन टारगेट करते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड द अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 आर एज अंडर। ठीक है ना? तो ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग सीजन इज 80% एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन इज 40%। Total investment in the hotel is 300 lakhs, of which 80% relate to buildings and the balancing figure to furniture and other equipments. Room attendants are paid 15 रुपए पर रूम पर डे, रूम डेज के हिसाब से। अच्छा, ये तो पता होगा आपको, होटल इंडस्ट्री के अंदर रूम डेज चलता है। और ये सारे खर्चे गिवन है हमें, रिपेयर, मिसलेनियस, ये सारे खर्चे पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं। और ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड ऑन फर्नीचर इतना इतना है। मंथली लाइटिंग चार्जेस इज 110 रुपए, मंथली भी है, ये एडजस्टमेंट याद रखिएगा। एक्सेप्ट 4 मंथ्स इन विंटर व्हेन इट इज 30 रुपीज पर रूम एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ फॉर द मंथ। You are required to work out the room rent chargeable per day during season and during off season months using the foregoing information, assuming a month to be 30 days and winter season to be considered as part of off season। तो पहले तो बच्चों एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे जो 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स को डिवाइड कैसे कर रखा है बच्चों? देखिए, 12 मंथ्स को ऐसे डिवाइड कर रखा है कि इसके अंदर 2 हिस्से हैं। एक सीजन है और एक ऑफ सीजन है ना?
ये दिस इज ड्यूरिंग समर्स, दिस इज ड्यूरिंग विंटर्स। नहीं, इसके अंदर लिखा हुआ था, कहाँ गया, एक सेकेंड, 4 मंथ्स आर विंटर, नहीं मैंने इसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन निकाला, सीजन एंड ऑफ सीजन, ठीक है। इसके अंदर ये भी 6 महीने का है और ये भी 6 महीने का है। अब सीजन तो पूरा का पूरा समर बेस्ड है, ठीक है ना, और ऑफ सीजन जो है इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। ये एनालिसिस बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा अदरवाइज। समर एंड विंटर, ये 6 महीने का हो गया समर, प्लस 2 मंथ्स यहां पे, प्लस 4 मंथ्स यहां पे। अब ये कैसे डाटा पता लगा, देखिए बच्चों, लिखा हुआ था विंटर सीजन इज टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सीजन, यानी कि विंटर सीजन, और विंटर सीजन दे कितने महीने का रखा था, 4 महीने का, दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सीजन। तो ऑफ सीजन यहाँ पे 6 महीने का हो गया, इसके अंदर 4 महीने तो विंटर के हो गए, बाकी 2 महीने समर ही हो गए। सबसे पहले तो हम इसके निकाल लेते हैं रूम डेज, ठीक है ना, एक एक करके इसको ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको ऐसे, सीजन हेडिंग देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज, ठीक है ना बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। यहां पे हम रूम डेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सीजन जो कि पूरा का पूरा समर है, ऑफ सीजन जो कि पूरा समर एंड विंटर, ठीक है ना। अब यहां पे बच्चों कैसे है, समर का यहां पे कैसे हो गया, देखते हैं एक एक करके। 200 सिंगल रूम्स हैं, यहां पे आ जाएगा 200 रूम्स इनटू ऑक्यूपेंसी कितने परसेंट की रहती है यहाँ पे, 80%, और 30 डेज इंटू 6 मंथ्स, तो ये हो गया 180 डेज, 180 डेज के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। 200 दिन, 200 रूम्स, 80% ऑक्यूपेंसी रूम्स आ गया, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 180। इससे आ गया यहां पे आपका 28800 रूम डेज। तो यहां पे कैसे निकल के आएगा, 200 रूम्स। अब ड्यूरिंग ऑफ सीजन कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है, 40%। चाहे ये 2 महीने समर के ही हैं, बट है तो ऑफ सीजन ही ना। चार 4,800 रूम डेज। और विंटर के अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन 200 रूम्स इंटू 40%, 120 दिन, ये इसका डबल ही हो जाएगा, 9,600। तो टोटल रूम डेज ये हो गया 43,200 टोटल रूम डेज। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अंदर से समर वाले, एक तो ये हो गया समर वाला, और ये हो गया। जब आपसे समर और विंटर का ब्रेकडाउन पूछें तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। फर्दर इसके अंदर आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या मांगा गया है, सारे खर्चे जोड़े यहाँ पे एक साइड पे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहले तो ये सारे खर्चे आ जाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। तो एक एक करके इनको पुट कर देते हैं। स्टाफ सैलरी 8 लाख, रिपेयर टू बिल्डिंग
रिपेयर टू बिल्डिंग, इसका कितना हो गया बच्चों? 3 लाख। लॉन्ड्री 1,40,000। चौथा इंटीरियर चार्जेस 2,50,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200,200। ठीक है ना, यहां तक तो हो गया। अब रूम अटेंडेंट्स, इसका खर्चा डाल देते हैं पहले। रूम अटेंडेंट्स रूम अटेंडेंट्स का खर्चा कितना है? 15 रुपए पर रूम पर डे। तो हो जाएगा ₹15 इंटू 43,200। 6,48,000। 6,48,000। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 300 लाख ऑफ विच 80% रिलेट टू बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो अगर मैं यहाँ पे 7वां और 8वां पॉइंट जोड़ूं, पहले तो यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। एक तो ये वाला खर्चा आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 80% ऑफ 300 लाख और बाकी 20% ऑफ 300 लाख फर्नीचर हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो यहां तक तो हमने इंफॉर्मेशन ले आए। अब इस पे डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लग रहा है बच्चों, वो चीज देखने वाली है। इस पे डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लग रहा है वो चीज। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा 5% और फर्नीचर पे 15%। पे 15%। पहले इनको भी कैलकुलेट कर लेते। ये हो गया 12 लाख रुपए। और ये हो गया 9 लाख रुपए। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हमारा ये डाटा निकल गया। अब हमें निकालना है एक आखिरी, लाइटिंग चार्जेस। ये लाइटिंग चार्जेस के चक्कर में ही पूरा का पूरा हमारा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ेगा थोड़ा सा। लाइटिंग चार्जेस देखिए, इसकी लाइन दोबारा से पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है कि 1 महीने का लाइटिंग चार्ज आता है 110 रुपए का, एक्सेप्ट फॉर विंटर। यानी कि 8 महीने 110 रुपए महीने के हिसाब से 110 रुपए महीने के हिसाब से, और 4 महीने 30 रुपए महीने के हिसाब से आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे जो लाइटिंग चार्जेस हैं समर का होता है 110 डिवाइडेड बाय 30 रुपीज इंटू, पर डे का हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो पर डे हो जाएगा, इंटू 28800 प्लस 4800। ठीक है ना, तो 33,600 हो जाएगा ये, इंटू 33,600। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने समर डेज से मल्टीप्लाई किया है, और विंटर के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 30 पर मंथ, 30 था ना, हाँ, डिवाइड बाय 30 इंटू कितना रूम डेज था, 9,600। तो ये हो गया 132,800। 132,800। ठीक है ना बच्चों, तो इससे इसको जोड़ने के बाद आपका यहां पे निकल के आ जाएगा टोटल कॉस्ट
उसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा तो टोटल रेंट निकल के आ जाएगा, जिसे हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट इज, क्या कहाँ गया, लिखा हुआ था यहाँ पे कहीं पे, तो एक मिनट, ये रहा 20%, यानी कि 1/5 ऑफ रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से आ जाएगा। तो आइए पहले कॉस्ट जोड़ लेते हैं। $45,71,000, ये आ गया बच्चों 45,71,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे 1142750 प्लस कर दिया 4571000 प्लस 1142750, ये हो गया हमारा 5713750। तो टोटल रेंट हमारा इतना निकल के आ गया। ठीक है ना बच्चों? अब मेन बात ये निकल के आती है, हमें रूम रेंट भी चार्ज बताना है कि कितना रूम रेंट आ रहा है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग, कहां गया, हाँ, ड्यूरिंग ऑफ सीजन आधा रेंट चार्ज होगा रूम का, और ड्यूरिंग सीजन फुल रेंट चार्ज होगा। का इक्वेशन कैसे बन जाएगा बच्चों? रेंट ड्यूरिंग सीजन प्लस रेंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन इज इक्वल टू टोटल रेंट। इस तरीके से बनना चाहिए। तो रूम डेज कितने हैं हमारे ड्यूरिंग सीजन? 28800। और मान लो रूम रेंट हमारा x है, ठीक है ना, और ड्यूरिंग ऑफ सीजन कितना हो जाएगा बच्चों? 9600 प्लस 4800 14400 इंटू 50% ऑफ x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5713750। यही है ना बच्चों? इसी तरीके से निकल के आता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 158.71 पर रूम पर डे। ये होगा ड्यूरिंग समर, समर यानी कि सीजन, सॉरी समर नहीं, ड्यूरिंग सीजन। सही टर्मिनोलॉजी लिखना भी जरूरी है ना बच्चों, सही टर्मिनोलॉजी लिखना भी जरूरी है। और x/2 इज इक्वल टू 79.35 पर रूम पर डे ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ठीक है ना बच्चों? तो ये रूम रेंट आपका बन के आता है ड्यूरिंग सीजन एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जो कि आपका क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं कई बार बच्चों को देखता हूं, बच्चे कहते हैं सर सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग ना समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप बस आराम से समझते जाइए उसको। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए तो हमारा आया था फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, और पार्ट बी आया था कॉस्ट शीट से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी फ्रॉम द अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 2019 पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और ये वाला चैप्टर से आ रखा है कॉस्ट शीट के चैप्टर से। हो सकता है आप सबका फेवरेट चैप्टर हो, बट यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट्स डाल रखी थी। जब मैं इसको पढ़ रहा था क्वेश्चन को, जब जिस अटेम्प्ट में आया था, बड़े अच्छे इसके अंदर एडजस्टमेंट्स थे। तो एक एक करके समझते हैं उन एडजस्टमेंट्स को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी फॉर नवंबर 2019 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट शीट। आइए
A manufacturing firm has revealed the following information for September 2019. तो ये तो बड़ा ही सिंपल डाटा है, ओपनिंग क्लोजिंग. The firm incurred the following expenditure for a targeted production of 1 लाख यूनिट्स, यानी कि इन्होंने सोचा था कि भैया 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से ये खर्चा किया इन्होंने. तो कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री, तो ये तो सीधा सीधा काउंट के चला गया बच्चों, ये तो चला गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर. ये सीधा सामान उठ के कहाँ चला गया हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, 3,50,000. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये तो अलग से आएगा. क्वालिटी कंट्रोल ये भी अलग से आता है, इसका अलग हेडिंग दे रखा है. पैकेजिंग कॉस्ट सेकेंडरी पर यूनिट, सेकेंडरी पैकिंग ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हो गया. फॉर यूनिट सोल्ड 2 रुपए पर यूनिट्स के हिसाब से. लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट 2 लाख, ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जनरल ये नीचे की तरफ आ गया. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये नीचे की तरफ आ गया. ओपनिंग स्टॉक 0, क्लोजिंग स्टॉक 5,000. तो यहां तक तो मुझे लगता है सबकी आसान एडजस्टमेंट ही लग रही होंगी. मेन तंग करने वाला ये रहा एडजस्टमेंट. अगर बच्चों आपके सामने एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई केस आ जाए ना जहां पे आपको पूरा आ रहा है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 पार्ट्स, तो टेंशन ना लीजिएगा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जैसे आपको समझ में आता है. वो एक आधा हिस्से जहां पे आप अटक गए हैं उसको हो सकता है कि वो आपको तंग करे. हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पार्ट ऐसा आएगा ही जहां पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी. तो टेंशन ना लीजिएगा, उसको बस करिए किसी तरीके से, मार्क कर लीजिए, बाकी सबको करिए सॉल्व. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. तो ये तो बच्चों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज जनरल है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इस ईयर से इंक्लूड नहीं होगा. तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है एकदम सही लिखा है, तो इसको इससे तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. और साथ ही साथ आपका ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज इनका भी टेंशन नहीं है कोई हमें, ठीक है ना. तो इन सब का भी टेंशन नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 78,26,000. तो सीओजीएस हमें पहले से ही बच्चों दे रखा है, ये तो अच्छी बात कर दी इन्होंने. ये तो सीओजीएस इन्होंने पहले से दे दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी है इन्होंने. तो रिवर्स कैलकुलेशन करके हमारा एक आधा वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगा. यानी कि जब आपको एक आधा डाटा ऐसा दे रखा है तो कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगा, हमें वो मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा. आइए इसको भी समझ लेते हैं कि करके ना. फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. डायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट इज 1/2 ऑफ मटेरियल कंज्यूम. सेलिंग प्राइस ऑफ आउटपुट इज 110 रुपए. वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, अच्छा ये नहीं गिवन है, ये निकालना है एक तो हमें. और प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म. आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं. पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अब बच्चों मैं आपको एक और बात भी यहां पे समझाऊं, और बात भी समझा देता हूं. कई स्टूडेंट्स ना जो मेरे से फेस टू फेस के अंदर पढ़ते हैं उनको मैं ऑब्जर्व करता हूं, बच्चों की यहाँ पे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है. कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये कैसे पता लगाएं कौन सी आइटम गिवन है कौन सी नहीं. देखिए जैसे मुझे एक आइडिया लग गया है कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो मैं उसके हिसाब से गैप छोड़ दूंगा. आप सभी के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक बार फॉर्मेट बना दो, ठीक है ना. और जोन सी ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाए उसको वर्किंग नोट में दिखाते जाओ. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एक बार फॉर्मेट बना लीजिए, और फॉर्मेट के अंदर जो जो आपको समझ में आ रहा है उसको धीरे धीरे पुट करना है. पहले फॉर्मेट बनाइए. सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ही बच्चों को यहाँ पे मैंने देखी है कि वो क्या करते हैं, फॉर्मेट नहीं बनाते, साथ साथ में वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे भी मिक्सअप हो जाता है फिर वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन. अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इग्नोर करके ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के अंदर जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड.
फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद ये आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके अंदर जोड़ेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। निकल के आ गया ये नेट फैक्ट्री को। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे आगे निकल के हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके अंदर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या ऐड करेंगे बच्चों, एक मिनट में इसका फॉर्मेट आगे एक्सटेंड कर दूं। एक इसके अंदर आ जाएगा ऐड करके क्वालिटी कंट्रोल प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दोनों लिखे हुए थे ना, और एक इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा हमें ये वाला जो हाईलाइट किया मैंने। अच्छा यहां पे ना मैं एक और चीज हाईलाइट कर देता हूं, बच्चों को यूजुअली दिक्कत आती है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर भी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 3 लाइनें हैं जहां पे बच्चों को दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज बाकी का हिस्सा सॉल्व हो जाता है बच्चों से। तो यहाँ पे डिफेक्टिव आउटपुट जो है ये जो सेल करेंगे ये रिकवरीज वाला पॉइंट है। यहाँ पे एक और एंट्री आती है ना क्रेडिट ऑफ रिकवरीज, इसको भी मैं डिटेल में पिक कर लूंगा। ठीक है ना, क्रेडिट ऑफ रिकवरीज। आगे क्या था इसके आगे, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जनरल गिवन है, आपके प्रोडक्शन से लिंक्ड गिवन नहीं थे, तो ये सीधा इससे निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि 0 गिवन है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये निकल के आ जाएगा COGS जो हमें ऑलरेडी गिवन था, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला, प्लस सेलिंग ओवरहेड, दिस विल गिव अस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आखिरी में प्रॉफिट के बाद ठीक है ना। आइए अब बच्चों आपने एग्जाम के अंदर भी क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मेट बना लिया। अगर बाय चांस आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मेट तो बनाइए पहले, और जो जो आइटम पता है आपको कम से कम उनको पुट करिए। जैसे एक एक करके देखते हैं, जिन जो जो मुझे आइटम समझ में आ रही है मैं पुट करते जाता हूं, और जो जो समझाना है उसको रोक लेंगे। फिर जैसे देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,42,000, ओपनिंग है ना, ओपनिंग है 2,42,000, ये हो गया। क्लोजिंग 2,92,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 5 लाख। अब ये वाला जो मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है इन्फॉर्मेशन काम आएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री, बच्चों दिस इज इनडायरेक्ट, क्लियरली इनडायरेक्ट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनडायरेक्ट क्यों है, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स में दिक्कत हो सकती है, बट ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ 3,50,000, ठीक है ना। कंज्यूमेबल स्टोर्स 3,50,000 यहाँ पे आ गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2.5 लाख, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 2 लाख, सेकेंडरी पैकिंग पर यूनिट्स ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये 2 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आएगा, बट अभी हमें
ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने यूनिट्स बेचे हैं, तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग सेकेंडरी 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स 2 लाख। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट 2 लाख है, प्रोडक्शन से लिंक रख रहा है, और लीज रेंट इनडायरेक्ट, तो ये 2 लाख यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया 5,50,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जनरल 2,24,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,13,000। एक तो यहाँ पे 4,13,000 तो आएगा ही आएगा ना, और एक ये भी आ जाएगा खर्चा। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग 0 है, नील, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5,000 का, तो इसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें। वर्किंग नोट 1 ही बोल दूं इसको। है ना, क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब ये क्या लिखा है बच्चों, इसको समझिए ध्यान से, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, इसको समझना बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट लगा मुझे। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ ये एडजस्टमेंट, इसको चलो इजी तरीके से पिक कर लेते हैं। 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन डिफेक्टिव आउटपुट निकला, और उससे रियलाइज होता है 61 रुपीज पर यूनिट के, यानी कि 1,00,000 यूनिट्स है, इसका 4% जब हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, इसका 4% खराब हो गया, तो डिफेक्टिव्स कितना हो गया हमारा 4,000 यूनिट्स का, और उसको हमने जब 61 के हिसाब से बेचा, तो उसके हिसाब से वैल्यू निकल के आ जाएगा, दैट इज क्रेडिट, रियलाइजेबल वाले उसमें चले जाएगा वैल्यू के अंदर। जब मैंने इसको निकाला, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। टारगेट प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1,00,000 यूनिट्स, क्रैप 4% ऑफ 1,00,000 यूनिट्स 4,000 यूनिट्स, और स्क्रैप में से रियलाइज कितना कर रहे हैं हम, क्रेडिट ऑफ रिकवरीज कितना हो रहा है बच्चों, यहां पे हो जाएगा हमारा 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 61 रुपीज पर यूनिट, 61 रुपीज पर यूनिट, 2,44,000 रुपीज, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट को कम कर रहा है हमारे, है ना। अच्छा बच्चों, एक और बात सोचने वाली है, एक और बात सोचने वाली है, देखिए हमारा टारगेट प्रोडक्शन ये है, स्क्रैप इतना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5,000 का है। मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू 91,000 यूनिट्स। 91,000 यूनिट्स मैंने सेल आउट किए हैं, देखिए ना, यही बात निकल के आ रही है। देखिए कहाँ गया, एक मिनट, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई ना हमारी, क्लोजिंग स्टॉक वाली अभी देखते हैं। देखिए का मतलब ये है कि ये वर्किंग नोट नंबर 1 यहीं पे चला जाएगा, जो भी ये वैल्यू होगी 91,000 यूनिट्स के हिसाब से होगी, ठीक है ना। जो भी ये वैल्यू होगी बच्चों किसके हिसाब से होगी, 91,000 यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। और जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हमें फिर निकालना पड़ेगा, स्क्रैप वैल्यू हटा के, दैट इज 4,000 यूनिट्स हटा के 96,000 यूनिट्स के हिसाब से, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा दैट विल बी फॉर 5,000 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये डाटा निकल के आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे इज 78,26,000, यह है 78,26,000। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, प्रोपोर्शनेट करके ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। मैं इसके साइड पे इसकी कैलकुलेशन लिख के दिखाता हूं। देखिए ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो जितना भी ये वैल्यू आ रहा होगा ऑब्वियस सी बात है, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकल के आ जाएगा, 78,26,000 डिवाइडेड बाय 91,000 यूनिट्स, 78,26,000
96,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 91,000 यूनिट्स, तो ये आ गया 86 रुपीज़। हमारी कॉस्ट आ गई 86 रुपीज़ पर यूनिट। तो ना यहाँ ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिखने की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि हमारी कॉस्ट कितनी है 86 रुपीज़ के हिसाब से। अब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा 5,000 यूनिट्स, ये भी 86 के हिसाब से ही होगा, और ये जो होगा 96,000 यूनिट्स, ये भी 86 के हिसाब से ही होगा वैल्यू। समझ रहे हो बच्चों? $82,56,000, $4,30,000। ठीक है ना बच्चों? इस तरीके से ये वैल्यूज निकल के आ गई हमारी, इस तरीके से ये वैल्यूज निकल के आ गई हमारी। ठीक है ना? चलिए, जो जो वैल्यूज आ रही हैं इसको पुट करते जाते हैं। अच्छा, पैकिंग चार्जेस भी 91,000 यूनिट्स के हिसाब से आ जाएगा ये, 91,000 इंटू 2, 1,82,000। ठीक है ना? डन, पैकिंग भी डन। डायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट इज 1/2 ऑफ दिस मच, ये हम ऐसे लिख देते हैं इसका वर्किंग नोट। रिवर्स कैलकुलेशन करके इधर पहुंचना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो x प्लस हाफ ऑफ x इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ये इक्वेशन बन रही है और इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। आगे देखिए बच्चों और क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस इज 110 रुपए पर यूनिट। सेलिंग प्राइस इज 110 रुपए पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 91,000, 100,100,00। ठीक है ना? इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गया। अब बच्चों जो जो हमें वैल्यूज निकल के आ गई हैं इसके अंदर प्लस माइनस करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आंसर निकलता जाएगा। ठीक है ना? एक एक करके आइए इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। 78,26,000 प्लस 224,000 प्लस 413 निकल के आ गया 86,45,000, 86,45,000। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया 1365,000। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी उल्टी कैलकुलेशंस चेक करते हैं, यहाँ तक। अच्छा, इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे पहुँचाना है। 8256 प्लस 244 माइनस 3 लाख 2 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 80,50,000। उल्टा कैलकुलेशन करके आ गया। यहाँ पे आ रहा है 83,50,000। बच्चों चेक करते जाइएगा। आप सब जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, तभी फायदा है ये क्लासेस और ये लेक्चर्स करने का। अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए आए हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। साथ साथ में सॉल्व करिए बच्चों, तभी फायदा मिलेगा आपको, फुल फायदा मिलेगा इन क्लासेस का। 78 लाख निकल के आ गया। अब 78 लाख रुपीज यहाँ पे पुट किया, 3/2x इज इक्वल टू 78 lakhs। x का वैल्यू निकल के आ गया 52 लाख रुपीज। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया 52 lakhs, और इसका आधा 26 लाख 26 lakhs। उल्टा कैलकुलेशन करते 52 lakhs प्लस 2,92,000 माइनस 2,42,000 इज इक्वल टू 52,50,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता है। ठीक है ना बच्चों? और इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा कॉस्ट शीट रेडी हो जाता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और बच्चों अगेन इससे आप ये सीखिए कि 2-3 ही चीजें हैं जो तंग करने वाली थी यहाँ पे।
ये 3 चीज़ें ही थी तंग करने वाली, अदरवाइज बाकी कुछ भी लैंग्वेज में मेरे को नहीं लगता कि डिफिकल्टी आती है बच्चों को, ठीक है ना। चलिए आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप सबको इसी तरीके से आप सबके लिए वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको भी ऐसा ही पसंद आ रहा है तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है ये वीडियोस, हेल्पफुल है या नहीं है, और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसी तरीके से पास्ट ईयर पेपर्स, सजेस्टेड आंसर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, इन सब का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अगले सेशन में हम फिर से आएंगे और इसी तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस एफएम के नए नए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आपके दिमाग में कुछ भी डाउट्स आ रहा हो तो ऊपर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सीए ईशान गुप्ता आप सर्च करके वहां पे सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए क्या डाउट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।